Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू होने के 75 वर्ष पूरे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों में दीर्घकालिक अस्थायी नियोजन पर रोक लगा दी। रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित रिपोर्ट जारी की। WEF ने महिला किसानों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी समावेशी विकास हेतु एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की। भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट जारी की गई। इंडिया AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू होने के 75 वर्ष पूरे हुए। बैंकिंग अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है। इससे बैंकिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली में शुचिता और बैंकों में धन जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आपको बता दें, भारत की स्वतंत्रता से पहले बैंकों का विनियमन कंपनी अधिनियम 1850 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया जाता था। चलिए सबसे पहले बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। पहली है समावेशन और आउटरीच। इस अधिनियम के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसी पहलों की शुरुआत की गई। इससे कृषि क्षेत्र और लघु उद्योगों को बैंकों से ऋण मिलना आसान हुआ। दूसरी है बैंकों का सुचारू संचालन। इस अधिनियम ने अलग अलग आर्थिक चक्रों या संकटों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का सुचारू संचालन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए इस अधिनियम के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR और तरलता कवरेज अनुपात जैसी विनियामक कदम उठाए गए। इससे भारतीय बैंकों को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों का सामना करने में मदद मिली। तीसरी है बैंकों पर विश्वास बढ़ना। विनियामकीय निगरानी और बैंकों में जमा धन सुरक्षित होने की वजह से बैंकों पर जनता का विश्वास बढ़ा है। आपको बता दें, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क RBI ने बैंकिंग अधिनियम के तहत ये कदम उठाया था। ये बैंकों के वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान करने में मदद करती है। फिर बैंकों के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करना अनिवार्य किया जाता है। और आखिरी है समय के साथ नई पहलों को अपनाना। डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन और वैश्विक वित्तीय मानकों को अपनाने जैसी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। उदाहरण के लिए 2014 में पेमेंट बैंक और 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत की गई थी। खबर के अंत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधान भी जान लेते हैं। बात करें लाइसेंसिंग और संचालन की, तो बैंकों को संचालन शुरू करने के लिए इस अधिनियम के तहत RBI से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। साथ ही इस अधिनियम के तहत बैंकों की नई शाखा खोलने और बंद करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत बैंकों के प्रबंधन का निरीक्षण करना भी एक प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत RBI बैंकों के बोर्ड की संरचना, निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधन कार्यों आदि पर निगरानी रखता है। इसके अलावा है वित्तीय स्थिरता के लिए उपाय। इस अधिनियम के तहत बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR और तरल परिसंपत्ति बनाए रखना होता है। इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा लाभांश वितरण को भी सीमित किया गया है। और आखिरी है पब्लिक डिस्क्लोजर। अनिवार्य ऑडिट और वित्तीय विवरणों को सार्वजनिक रूप से जारी करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे बैंकों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों में दीर्घकालिक अस्थायी नियोजन पर रोक लगा दी। जग्गू और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्थानों में अस्थायी अनुबंधों के दुरुपयोग की आलोचना की है।
साथ ही यह आदेश भी दिया है कि यह जन विश्वास को खत्म करता है और न्याय को कमजोर करता है। चलिए सबसे पहले इस मामले पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC के 4 हाउसकीपिंग कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक समय तक अस्थायी अनुबंध पर कार्यरत थे। 2018 में उन्हें अचानक बर्खास्त कर दिया गया था। इस पर फैसला यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी को रद्द करके उन्हें पुनर्बहाल करने का आदेश दिया और उन्हें नियमित करने का भी निर्देश दिया। चलिए इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। पहला, गिग इकोनॉमी में कामगारों के प्रणालीगत शोषण में वृद्धि। निजी क्षेत्र की गिग इकोनॉमी के विस्तार ने अनिश्चित कार्य व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया है। इसने कामगारों को आवश्यक लाभ, रोजगार सुरक्षा और उचित व्यवहार से वंचित कर दिया है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक संस्थान बार बार अस्थायी पदों को आउटसोर्स करके नियमित नियोजन दायित्वों से बच रहे हैं। इसके कारण कामगारों के शोषण का दुष्चक्र बन गया है। तीसरा, नियमों का उल्लंघन और नैतिक प्रभाव। आवश्यक भूमिकाओं के लिए अस्थायी कामगारों का लंबे समय तक उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। यह संगठन के समक्ष कानूनी चुनौतियां पैदा करता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करता है। आपकी जानकारी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन से संबंधित अन्य वादों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी। इसमें आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने वाले लंबे समय से काम कर रहे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए। तथा विनोद कुमार एवं अन्य आदि बनाम भारत संघ और अन्य। जब अस्थायी कर्मचारियों ने विस्तारित अवधि के लिए नियमित कर्मचारियों के कर्तव्यों का पालन किया है तो प्रक्रियात्मक तकनीकी प्रावधान उनके नियमितीकरण को रोक नहीं सकते हैं। आइए खबर के अंत में भारत में गिग इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2020-21 की 7.7 मिलियन से बढ़कर 2029-30 तक 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा लाभ के विस्तार का प्रावधान किया गया है। और आखिर में उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020। यह संहिता अनुबंध श्रम को भी नियंत्रित करती है तथा सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश को बढ़ावा देती है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित रिपोर्ट जारी की। चलिए इस रिपोर्ट में रेखांकित प्रमुख चिंताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चिंता वित्तीय चिंताएं हैं। भारतीय रेलवे को अधिकांश आय माल ढुलाई सेवाओं से प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई से 1,68,293 करोड़ रुपए और यात्री सेवाओं से 70,693.33 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। दूसरी परिचालन है। पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं हुई है। अगली चिंता रेल सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कवच प्रणाली स्थापित करने की गति काफी धीमी है। दक्षिण मध्य रेलवे में केवल 1,465 रूट किलोमीटर और उत्तर मध्य रेलवे में 80 रूट किलोमीटर ही ये प्रणाली काम कर रही है। कवच प्रणाली लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल होने की स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलने में सहायता करती है। इससे खराब मौसम के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन में भी मदद मिलती है। और अंतिम अनुसंधान और विकास संबंधी बजट से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे अनुसंधान के लिए केवल 72.01 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP परियोजनाएं भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली सिफारिश है राजस्व में वृद्धि करना। इसके लिए जनरल क्लास के यात्री किराए को वहनीय रखा जाना चाहिए। वहीं लागत के आधार पर AC क्लास के यात्री किराए में वृद्धि की जानी चाहिए। रेलवे की जमीन के वाणिज्यिक उपयोग और विज्ञापन के जरिए 2030 तक गैर यात्री किराए से प्राप्त राजस्व में 20% तक वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरी है अवसंरचना का विकास। इसमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ाना चाहिए और समर्पित माल गलियारा परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए आदि। और अंतिम है रेल सुरक्षा और आधुनिकीकरण। इसमें मानव रहित शेष रेल क्रॉसिंग को बंद करना, रेलवे ट्रैक को बदलने में तेजी लाना और कवच प्रणाली की स्थापना में भी तेजी लाना आदि शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
WEF ने महिला किसानों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी समावेशी विकास हेतु एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने जारी की है। इस रिपोर्ट में लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी का वैश्विक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें यह तथ्य भी रेखांकित किया गया है कि लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार महिला किसानों को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार महिला किसानों के लिए लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के कारण है। पहला, कृषि में महिलाओं का योगदान। भारत में कपास, गन्ना, चाय, कॉफी और काजू जैसी वाणिज्यिक मूल्य श्रृंखलाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% के साथ उल्लेखनीय रूप से अधिक है। इस पर्याप्त भागीदारी के बावजूद भी महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में 60% तक कम है। साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीक तक सीमित पहुंच का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा, दक्षता। उत्पादन के मामले में कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी डेटा आधारित योजना को अपनाकर खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट दोनों को कम किया जा सकता है। साथ ही कारोबार को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक दक्ष और मजबूत बनाने में भी सक्षम बनाया जा सकता है। तीसरा, व्यावसायिक अनिवार्यता। निजी क्षेत्र के लिए लैंगिक समावेशी कृषि प्रौद्योगिकी को रणनीतिक व्यावसायिक अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी एग्रीटेक को अपनाने में महिला किसानों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में। पहली, मांग पक्ष संबंधी चुनौतियां। इसके अंतर्गत सबसे पहले सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं। इसमें लैंगिक भूमिकाओं को लेकर बनी धारणाएं, महिलाओं की आवाजाही पर पाबंदियां और सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं। तथा संसाधनों तक सीमित पहुंच, भूमि के स्वामित्व की कमी के कारण महिलाओं द्वारा औपचारिक ऋण प्राप्त करना और अन्य कृषि सेवाओं का उपयोग करना कठिन हो जाता है। और साक्षरता संबंधी बाधाएं। कम शिक्षा और डिजिटल साक्षरता का अभाव जागरूकता को बाधित करता है। दूसरी है आपूर्ति पक्ष संबंधी चुनौतियां। इसमें पहली, लैंगिक विशिष्ट आंकड़ों का अभाव। महिला और पुरुष किसानों की कृषि प्रौद्योगिकी सेवाओं तक पहुंच और उपयोग से जुड़े उनके अनुभवों को अलग अलग समझने के लिए पर्याप्त डेटा की कमी है। दूसरा, सहायता प्रणाली की कमी। इसमें सीमित मार्गदर्शन और आपस में सीखने के अवसर का अभाव और कृषि अनुसंधान व संबंधित सेवाओं के मामले में अकुशल समन्वय आदि की स्थिति शामिल है। चलिए अंत में महिला किसानों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एग्रीटेक समाधान के बारे में भी जान लेते हैं। उत्पाद यानी प्रोडक्ट की बात करें तो सहज ज्ञान युक्त डिजाइन और परीक्षण के साथ महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप करना। वहीं मूल्य यानी प्राइस देखें तो महिला किसानों के लिए समाधानों को किफायती करना। संवर्धन यानी प्रमोशन देखें तो विश्वसनीय माध्यमों और प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से प्रचार करना। तथा स्थान यानी प्लेस के अंतर्गत रणनीतिक स्थान तक पहुंच सुनिश्चित करना। और अंतिम, जन यानी पीपल है। इसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्रण शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी द्वारा तैयार किया गया है। इसे IIT मंडी और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन केंद्र यानी CSTEP बेंगलुरु के सहयोग से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है। साथ ही यह बाढ़ और सूखे से उत्पन्न दोहरे खतरों की पहचान करती है तथा सुबेद्य आबादी पर इनके असमान प्रभावों को उजागर भी करती है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बाढ़ जोखिम के आकलन के बारे में जानते हैं। भारत के 51 जिले बाढ़ संबंधी जोखिम की अत्यंत उच्च यानी वेरी हाई श्रेणी में आते हैं तथा अन्य 118 जिले उच्च यानी हाई श्रेणी में आते हैं। ये जिले मुख्यतः असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू एवं कश्मीर में है। दूसरा है सूखा जोखिम आकलन। 91 जिले सूखे से संबंधित जोखिम की अत्यंत उच्च श्रेणी में आते हैं तथा अन्य 188 जिले उच्च श्रेणी में आते हैं। ये जिले मुख्यतः बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में हैं। और आखिरी है बाढ़ और सूखे का दोहरा जोखिम। 11 जिले बाढ़ और सूखे दोनों के मामले में अत्यंत उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं।
चलिए अब आगे की राह के बारे में जान लेते हैं। पहली है बहुस्तरीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण। अलग अलग क्षेत्रकों और विविध स्तरों पर जोखिमों का आकलन करना चाहिए। दूसरा है जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के अंतर्गत जोखिम आकलन। भविष्य के जलवायु परिदृश्यों को जोखिम आकलन में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्षमता निर्माण, राज्य और जिला प्रशासकों के कौशल में निरंतर सुधार करना चाहिए। और आखिरी है उभरते नए जोखिम। इसमें भूस्खलन, हीट स्ट्रेस और मिश्रित घटनाओं जैसे नए खतरों को शामिल करने के लिए जलवायु कार्रवाई फ्रेमवर्क्स को अपडेट करना चाहिए। और खबर के अंत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार सूखे और बाढ़ की परिभाषा जान लेते हैं। बात करें सूखे की, तो जब किसी क्षेत्र में सामान्य दीर्घकालिक वर्षा में 26% या उससे अधिक की कमी हो तो उसे सूखा कहा जाता है। इसे आगे और 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है मध्यम सूखा, 26% से 50% तक कमी, और गंभीर सूखे में 50% से अधिक कमी। वहीं बाढ़ की बात करें तो जब जल का अति प्रवाह सामान्यतः सूखी भूमि को डुबा या जलमग्न कर देता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में भारी वर्षा, चक्रवाती घटनाएं या नदियों या अन्य जल निकायों में क्षमता से अधिक जल स्तर हो जाना आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। इंडिया AI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। इंडिया AI मिशन के तहत सुरक्षित और विश्वसनीय AI घटक के अंतर्गत यह प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इस घटक का उद्देश्य AI को जिम्मेदारी पूर्वक अपनाने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी साधनों व फ्रेमवर्क के विकास को सक्षम बनाना है। आपको बता दें कि इंडिया AI केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MEITY के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग IBD है। यह इंडिया AI मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है। सबसे पहले जानते हैं कि नैतिक AI फ्रेमवर्क की आवश्यकता में क्या क्या शामिल है। इसमें AI सिस्टम में पक्षपात या पूर्वाग्रह और भेदभाव को रोकना, AI आधारित निर्णय लेने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा समाज में जागरूकता को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। इसी के साथ आइए अब सुरक्षित और विश्वसनीय AI घटक के तहत चुने गए विषय जान लेते हैं। पहला है वाटरमार्किंग और लेबलिंग, अर्थात AI जनरेटेड कंटेंट को प्रमाणित करने के लिए टूल्स विकसित करना। इससे AI जनरेटेड कंटेंट को पहचाना जा सकेगा और सुरक्षित व हानिकारक कंटेंट से मुक्त किया जा सकेगा। दूसरा, नैतिक AI फ्रेमवर्क, वैश्विक मानकों के अनुरूप AI फ्रेमवर्क स्थापित करना जो मानव मूल्यों का सम्मान करें और निष्पक्षता को बढ़ावा दें। तीसरा, AI जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं में AI के सुरक्षित उपयोग को बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन संबंधी टूल्स और फ्रेमवर्क तैयार करना। इनके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग टूल्स, ऐसे टूल्स विकसित करना जो चरम परिस्थितियों में AI मॉडल्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, कमजोरियों का पता लगाएं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI के उपयोग के प्रति विश्वास बढ़ाएं। और आखिर में डीप फेक डिटेक्शन टूल्स, रियल टाइम में डीप फेक का पता लगाने और उसे रोकने के लिए टूल्स विकसित करना। इससे गलत जानकारी और नुकसान को रोका जा सकेगा तथा डिजिटल इकोसिस्टम सुरक्षित व विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। खबर के अंत में AI को नैतिक बनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें भी देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई अन्य पहलें देखें तो OECD के AI सिद्धांत, ये निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित AI के लिए दिशा निर्देश हैं तथा यूनेस्को की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर सिफारिश यानी रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2021 में अपनाया गया। इसी के साथ भारत में शुरू की गई पहलों में शामिल है राष्ट्रीय AI रणनीति नीति आयोग। यह भारत में AI के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग के विकास को बढ़ावा देने के लिए समावेशिता और निष्पक्षता पर केंद्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। और आखिर में नीति आयोग द्वारा रिस्पॉन्सिबल AI #AI for all, यह पारदर्शिता बढ़ाने, पूर्वाग्रह की रोकथाम करने और निजता का सम्मान करने वाली AI प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले दिशा निर्देश हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र 2024 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन का अर्थ संसद की बैठक को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर देना है।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट यानी परिवर्तनीय रेपो दर की नीलामी आयोजित की थी। वेरिएबल रेपो रेट नीलामी अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपाय है। व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक बट्टा प्रणाली यानी ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स के जरिए वित्त पोषित बिलों में 2024 में अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज द्वारा बड़ी कंपनियों को आपूर्ति की गई वस्तुओं के बदले ऑक्शन के माध्यम से तात्कालिक फंड प्राप्त करने में मदद करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए नारियल गिरी की एमएसपी में 420 रुपए की वृद्धि करके इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER पुणे के शोधकर्ताओं ने एक नया एरोजेल बनाया है। यह इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी ई वेस्ट से सोना पुनर्प्राप्त कर सकता है। स्प्रिंगर नेचर जर्नल के एक अध्ययन से पता चला है कि कैलिफोर्निया की जमीनी गिलहरियां अवसरवादी सर्वाहारी हैं। इसका अर्थ है कि इनकी खान पान संबंधी आदतें बहुत लचीली हैं। ये शिकार करती हैं और बहुत ही गोपनीय तरीके से व्यवहार करती हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में स्माइल SMILE कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए। स्माइल कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए ADB द्वारा समर्थित एक नीति आधारित ऋण यानी PBL कार्यक्रम है। नागालैंड की लेखिका ईस्ट्रिन किरे की रचना स्पिरिट नाइट्स को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर बल देते हुए ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।